जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लक्ष्मीकांत किताब का नेक्स्ट चैप्टर 16th चैप्टर इमरजेंसी प्रोविजन उसका थर्ड पार्ट यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी देखने वाले हैं। हमने नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल ऑलरेडी कवर कर लिया है। वीडियो प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। अगर आपने देखा है, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर सकते हो। अगर आपने कमेंट नहीं किया है कमेंट कर सकते हो। अगर आपने लाइक नहीं किया है लाइक भी कर सकते हो। डेमोक्रेसी है, पूरी आज़ादी है आपको। आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसके साथ भी आप वही कर सकते हो जो आप बाकी वीडियोस के साथ कर सकते हो, लाइक कमेंट शेयर। और चैनल के साथ भी कर सकते हो आप सब्सक्राइब। बेल बटन प्रेस कर सकते हो जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो काफ़ी कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, जैसे कि जो सोशल रिफॉर्मर्स है उन पर भी मैंने कोर्स लाया है। जियोग्राफी के काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है जिस जो प्रतीक ने बनाए हैं। और उसके बाद एंशंट हिस्ट्री के काफ़ी वीडियोस, अब सिर्फ दो वीडियो बचे हैं एंशंट हिस्ट्री के, एक गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो ये दो ही सिर्फ वीडियोस जो है एंशंट हिस्ट्री के बचे हैं। बाकी पूरी एंशंट हिस्ट्री जो है वो भी मैंने कवर कर ली है, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, जो कि एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी कोई भी सोर्स आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। एंशंट हिस्ट्री का ऐसा कोर्स मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। मतलब हाई यील्ड सीरीज़ है वो। और मुझे आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर मैसेज भेज सकते हो। अब काफ़ी मैसेजेस आते हैं, इस वजह से मैसेज करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन मैं आपको मैसेज रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मयूर मोगरे ये नाम से ही आप सर्च कर सकते हो। कपिल शर्मा के साथ फ़ोटो है, कॉमेडियन। और इतने ही इंस्ट्रक्शन थे, बाकी वीडियो के लिए शुरू करते हैं। ये हमारा अब जो सेकंड सेक्शन है लक्ष्मीकांत किताब का, इसका लास्ट वीडियो रहने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो हम कवर करेंगे। तो दो सेक्शन हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब जितने भी वीडियोस रहेंगे बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं है। सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो ज़्यादा बड़ा है तो उससे टाइम लगेगा, बाकी जो भी वीडियोज़ है बहुत फास्ट आएंगे। और जो लास्ट के वीडियोज़ है, लास्ट के जो चैप्टर्स है, जैसे कि जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, वो तो एक एक वीडियो आ जाएगा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाफट जो लक्ष्मीकांत किताब है मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आपका बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अगर आज वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़्यादातर शेयर कीजिए। अगर एक ही दिन में 1000 व्यूज़ आ जाता है तो मैं दूसरे दिन दूसरा वीडियो डाल दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं, मयूर मोगरे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक, थोड़ा और ओवरव्यू ले लेंगे जो मैंने फर्स्ट वीडियो में लिया था इसके, लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक ले लेते हैं जिससे कि थोड़ी आइडिया मिल जाए, थोड़ा कनेक्टिविटी हो जाए। तो बेसिक है कि ये आर्टिकल्स वगैरह हैं। उसके बाद ये एबनॉर्मल कंडीशन में जो है, जो भी एबनॉर्मल कंडीशन होती है उसमें जो हमारी इमरजेंसी है वो लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जो भी इमरजेंसी हो, हमने दो इमरजेंसी देख ली है, नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंशियल रूल। उसके बाद ये किस लिए होता है, ताकि जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहे हो या फिर हमारी सोसाइटी पर पड़ रहे हो उसे बचाने के लिए। तो सेफगार्ड यूनिटी इंटीग्रिटी जो है, सोवरेनिटी हमारे कंट्री में बढ़ाने के लिए ये जो है इमरजेंसीज लगाई जाती है। अब हमारे यहाँ पता है हमें फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, जिससे कि जो स्टेट है उसे ही पावर मिली हुई है और सेंटर है उसे ही पावर मिली हुई है। मतलब जो यूनियन है वो यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स है उस पर अपना लॉज बनाएगी, और जो स्टेट है वो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स है उस पर लॉ बनाएगी। लेकिन जब भी इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है, सेंटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मतलब फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो सीधा यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद हमने देखे थे टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि हमने पहला कवर किया था ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रेबिलियन, उसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, इसे कहते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मशीनरी में फेल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई स्टेट नहीं चलता है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है। और तीसरा, अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई थ्रेट है तो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं, जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। तो हमने लास्ट वीडियो में जो प्रेसिडेंट्स रूल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, तो हमारा प्रेसिडेंट्स रूल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ, जो कि हमारा लास्ट वीडियो है ये चैप्टर का, और लास्ट वीडियो है ये सेक्शन का। तो अब ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, कौन से ग्राउंड्स पर डिक्लेयर की जा सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो देखेंगे। और जितना भी मैंने ये किया है, नेशनल इमरजेंसी या हो या प्रेसिडेंशियल रूल हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तो ये आप कंपेरेटिवली देख सकते हो। तो मैंने वीडियोस इस तरीके से बनाया है ताकि आप कंपेरेटिव स्टडी कर सको, ताकि आपको जो उनमें का डिफरेंस है वो पता चल जाए, कौन से ग्राउंड्स पर लगाए जाते हैं वो पता चल जाए, डिफरेंस उन लोगों का पता चल जाए। तो इस तरीके से मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप एक बार फिर से रिवाइज भी कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। पूरा जो चैप्टर है वो हार्डली 1 घंटे का होगा,
तो वो आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो फास्ट फॉरवर्ड में देखकर। और फिर आपका जो इमरजेंसी है वो इस तरीके का हो जाएगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे ज़िंदगी में। तो ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन देखते हैं कौन से ग्राउंड पर कर सकते हैं। तो आर्टिकल 360 जो है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को। अब यहाँ भी देखिए जितनी भी इमरजेंसी है उसमें जो कबाली है, उसमें जो मेन एक पावरफुल जो एक इंसान है वो हमारे प्रेसिडेंट है, भले ही बोलने के लिए हो लेकिन है। अब आर्टिकल 360 जो है एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही थिंक्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन्ड। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हमारे देश की या हमारे देश के किसी हिस्से की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है अगर वो धोखे में है, अगर उसे कोई थ्रेट है, तो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं बिंदास। अब बिंदास लगा सकते हैं क्या, तो वो हम देखने वाले हैं। अब कोई भी अगर हमारे इकोनॉमी को थ्रेट किसी भी तरीके से पहुंचता हो, किसी इंसान के थ्रू टेरिटरी पर पहुंचता हो या फिर ऑल ओवर इंडिया पर पहुंचता हो, तो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं, हम मतलब प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। उसका स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अब देखिए स्कोप क्या है जुडिशियल रिव्यू का। अगर सपोज प्रेसिडेंट के मन में आया, हमारे राष्ट्रपति के किसी दिन मन में आ गया कि यार मेरी पावर जो है ये मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब जितनी भी गिनी चुनी पावर मिली है मुझे थोड़ी बहुत तो इस्तेमाल करना चाहिए, चलो मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देता हूँ, आज सब तरफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस तरीके के हो सकता है क्या, अगर ऐसे लगा दी जाए, पहले तो ऐसे लगेगी क्या वो हम आगे देखेंगे, और अगर ऐसी लग भी जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो हाई कोर्ट है, जो भी जुडिशियल रिव्यू है वो हो पाएगा क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू रहेगा क्या। तो वो यहाँ पर है कि जुडिशियल रिव्यू स्कोप क्या है जुडिशियल रिव्यू का। प्रेसिडेंशियल रूल में हमने देखा था कि पहले जुडिशियल रिव्यू जो है नहीं मिला था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के एक्ट के बाद उसे जुडिशियल रिव्यू दे दिया गया था। तो इसमें क्या हुआ था वो हम देखते हैं। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, नो जुडिशियल रिव्यू, मतलब यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट बोल रहे हैं आई एम सुप्रीम। अब उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, उसमें जुडिशियल रिव्यू दे दिया गया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है आई एम सुप्रीम, ऑलरेडी वो है ही सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जिस तरीके से प्रेसिडेंशियल रूल में हुआ था उसी तरीके से यहाँ भी है कि जुडिशियल रिव्यू अभी है, पर 38th अमेंडमेंट में नहीं दिया गया था। हमें पता है कि 38th अमेंडमेंट जो था उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए थे, इमरजेंसी प्रोविजंस में काफ़ी चेंजेस किए गए थे, जाके जिससे कि वो लगाना जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो लगाना काफ़ी आसान हो गया था, जिस वजह से काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स भी हुए थे। अब 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स थे, जितने भी इमरजेंसी की वजह से जो भी ड्रॉबैक्स थे, उसे उसे ओवरकम कर दिया गया, और जो इमरजेंसी लगाने के प्रोविजंस है उसे भी थोड़ा स्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू जो है दिया हुआ है, जिससे कि प्रेसिडेंट जो है उठे सूठे कभी भी अपने मन से फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। और अगर लगा भी दी तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो देखेगा कि यहाँ पर सही में लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा ही देखेगा, भले ही प्रेसिडेंट्स रूल में ना देखे, लेकिन यहाँ पर तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि उनकी भी जेब पे थोड़ा ये पड़ने वाला है। तो उस वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशियल रिव्यू अपना इस्तेमाल करेगा ही करेगा। उसके बाद अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, अब यहाँ पर हम देखेंगे पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगता है क्या कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उठे सूठे कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद इन 2 मंथ्स। अब यहाँ पर भी देखिए जो हम प्रेसिडेंट्स रूल में देखे थे, यहाँ पर आपको रेप्लिका ही देखने को मिलेगी कि यहाँ पर भी दोनों हाउसेस ने अप्रूव करना चाहिए और 2 महीने का वक्त है। अगर हम नेशनल इमरजेंसी को देखें तो नेशनल इमरजेंसी में क्या था, 1 महीने का वक्त था। वहाँ शाहरुख खान की फ़ोटो थी, शाहरुख खान जो है बोल भी रहे थे कि 30 दिन है तुम्हारे पास, तो यहाँ पर वो बोलेंगे 60 दिन है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर 60 दिन उन्होंने दिए हुए हैं हमें, 2 महीनों के अंदर अंदर दोनों हाउसेस ने यहाँ पर अप्रूव कर देना चाहिए। अब सेम चीज़ वही, अगर लोकसभा डिसॉल्व होता है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया, यहाँ पर आपको फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। क्या चेंजेस है वो हम आगे देखेंगे, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या चेंज है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी कुछ समानता ही है। जैसे कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर जो मोदी जी है, ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व हो नहीं सकता। यहाँ पर जो लोकसभा है अगर वो डिसॉल्व हो गया ड्यूरिंग दिस 2 मंथ्स, प्रोक्लेमेशन आने के बाद, ठीक है, प्रोक्लेमेशन आ गया उसके 2 महीने के अंदर अंदर अगर लोकसभा मतलब मोदी जी डिसॉल्व हो गए, तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोक्लेमेशन है वो 30 दिनों तक सर्वाइव करेगा, जब तक कोई और नहीं आ जाता। अब यहाँ पर कोई और दूसरी सरकार आ गई जो बोल रही है अरे दीवानों मुझे पहचानो मैं हूँ कौन, लेकिन जब पता चला तो वही थे मित्रों। तो जब ये आ जाएंगे
तो क्या होगा, ये जो प्रोक्लेमेशन है इन्हें 30 दिन का वक्त मिलेगा। अब यहाँ पर मोदी जी आ गए, इनको 30 दिन का वक्त मिलेगा, ठीक है, दोबारा आए फ्रेश होकर आए, इन्हें 30 दिन का वक्त मिल रहा है। लेकिन ये जो वक्त है जिसमें मोदी जी डिसॉल्व हो गए, फिर नए मोदी जी आए, तो ये जो बीच का पीरियड है इसमें जो राज्यसभा है उन्होंने अप्रूव कर लेना चाहिए। मतलब जो राज्यसभा है उन्होंने ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ रहना चाहिए जब ये फिर से लौट कर आएंगे। जो मोदी जी बोलेंगे कि मेरे दुश्मन समझ रहे थे कि मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा, तो यहाँ पर जब मोदी जी फिर से आएंगे तो ये आने के पहले जो राज्यसभा है उन्होंने ऑलरेडी इसे अप्रूव कर देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार फिर से बताता हूँ, अगर लोकसभा डिसॉल्व होता है ये 2 महीनों के पीरियड में, तो जो प्रोक्लेमेशन है वो सरवाइव करेगा। कब तक सरवाइव करेगा? जब नई गवर्नमेंट आएगी, वो गवर्नमेंट आने के बाद जो उनकी फर्स्ट सिटिंग रहेगी उसके बाद 30 दिनों का वक्त वो गवर्नमेंट को मिलेगा कि आपको अगर लगता है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना चाहिए तो आप लगा सकते हो, अप्रूवल दे सकते हो। लेकिन मीनवाइल जो राज्यसभा है उनकी तरफ से अप्रूवल पहले ही आ जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद एक बार अप्रूव अगर हो जाता है तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए रहेगा। अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट्स रूल था वो 6-6 महीने में अप्रूव करना पड़ता था, और मैक्सिमम पीरियड कितना था? 3 सालों तक का। 3 साल मैक्सिमम पीरियड था, और 1 साल के ऊपर अगर एक्सटेंड करना है तो 2 कंडीशंस थी, बराबर है। अब मैं हर चीज़ यहाँ पर नहीं बताऊँगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हो प्रेसिडेंट्स रूल का जो सेकेंड पार्ट है इसका। तो यहाँ पर ये इनडेफिनिट पीरियड के लिए है, मतलब यहाँ पर ना अप्रूवल लगेगा किसी का बार बार, ना ही कुछ लगेगा, यहाँ सीधा इंडेफिनिट पीरियड के लिए रहेगा। अब इसमें मेजोरिटी कौन सी लगेगी हम देखेंगे। स्पेशल मेजोरिटी नेशनल इमरजेंसी में लगती है, प्रेसिडेंट्स रूल में सिंपल मेजोरिटी लगती है, तो इसमें कौन सी मेजोरिटी लगेगी? इसमें भी सिंपल मेजोरिटी लगती है, दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी लगती है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी इसे रिवोक कर सकते हैं, कभी भी इसे रिमूव कर सकते हैं, इसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल। अब मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों एक बार रिवाइज भी हो जाए और आपको एक लिंक लग जाए जिससे कि आपको सब याद भी हो जाए। अब इफेक्ट क्या होते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो इफेक्ट क्या क्या होंगे? तो द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स। अब यहाँ पर जो सेंटर है, अब यहाँ पर बताया कोई भी इमरजेंसी अगर लग जाए तो यहाँ पर सेंटर जो है वो सबसे पावरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो एक्सटेंड होती है कहाँ तक? डायरेक्टिंग एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनान्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। जो भी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी हो, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होगी यहाँ पर, वो सारी की सारी यहाँ पर स्टेट की रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और उसकी पावर जो है वो किसे मिल जाएगी? सेंटर को मिल जाएगी। तो यहाँ पर स्टेट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। टू डायरेक्शन एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी एंड एडुकेट फॉर द पर्पस। कोई भी अगर नेसेसरी या एडुकेट चीज़ हो तो उसके लिए डायरेक्शन कौन करेगा? उसके लिए डायरेक्शन प्रेसिडेंट। जो चीज़ बताएंगे उन्हें वो चीज़ उन्हें करनी पड़ेगी। यहाँ पर मतलब प्रेसिडेंट बोल ही रहे हैं कि जो मैं बोलूँ वही करना, मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट जिस हिसाब से बोलेंगे उस हिसाब से ही इन्हें करना पड़ेगा। जो भी फाइनेंशियल मैटर रहेंगे वो पूरे के पूरे यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे, सेंटर के पास आ जाएंगे। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्शन देंगे स्टेट को कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पर अब ये जो डायरेक्शन है में इंक्लूड अ प्रोविजन रिक्वायरिंग रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल क्लास सर्विंग इन द स्टेट। जो स्टेट में सर्व कर रहे हैं, जितने भी लोग सर्व कर रहे हैं स्टेट में, उन सब के जो सैलरीज है, अलाउंसेस है, वो रिड्यूस हो सकते हैं। सारे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, सारे क्लासेस। रिजर्वेशन ऑफ ऑन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल पास बाय द लेजिस्लेचर। है यहाँ पर लेजिस्लेचर ने जितने भी मनी बिल या फाइनेंस बिल पास किए हैं उस पर भी यहाँ पर रिजर्व कर सकते हैं वो बिल। रिजर्व कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट रिजर्व करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी बिल्स हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल, जो भी पैसों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ। अब यहाँ पर जो सैलरीज एंड अलाउंसेस है ये किसका रिड्यूस हो सकता है? प्रेसिडेंट जो है वो इशू कर सकते हैं डायरेक्शन किसका घटाने के लिए। तो यहाँ पर ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन को जो भी सर्व कर रहे हैं, जो भी क्लास है उसके लिए बता सकते हैं प्रेसिडेंट जो है वो। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ पर इनका जो अलाउंसेस और सैलरीज है वो रिड्यूस होगी, इसीलिए यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो अच्छी तरीके से करेंगे सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद सेंटर एक्वायर फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट इन फाइनेंशियल मैटर। अब जो भी फाइनेंशियल मैटर हो इस पर जो सेंटर है वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा स्टेट के फाइनेंशियल मैटर्स पर, क्योंकि यहाँ पर पूरा यूनिटरी फीचर आ जाएगा। अब यहाँ पर सेम जो यूएसए में
नेशनल रिकवरी एक्ट है, वहाँ पर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी ऐसी कोई टर्म नहीं है, लेकिन वहाँ पर नेशनल रिकवरी एक्ट है। तो जैसे यूएसए में नेशनल रिकवरी एक्ट है, वैसे ही हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो जो लगभग जो प्रोविजंस है वो बहुत सारे सेम ही है। अब यहाँ पर हमें अमेरिका की जो है वो पीएससी देनी नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए उसके बारे में जानना कोई ज़रूरी नहीं है। बस सिमिलर टर्म ये है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी और नेशनल रिकवरी एक्ट, यूएसए में नेशनल रिकवरी एक्ट है, हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी, इतना हमें याद रखना है। और अभी तक कि हमारे यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगी नहीं है, ये बात बहुत ज़रूरी है, ये बात आपको याद रखनी है। अब क्रिटिसिज्म क्या है इमरजेंसी के, ये हम यहाँ पर देखते हैं कि फेडरल कैरेक्टर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और यूनियन जो है एकदम स्ट्रांग हो जाती है। अब हमने देखा कि जो हमारा जो संविधान है उसने हमें एक फेडरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों अपनी ज्यूरिसडिक्शन में अपनी पावर के हिसाब से काम करते हैं। बराबर है, सेंटर के पास भी काफ़ी पावर है और स्टेट के पास भी काफ़ी पावर है, लेकिन जब इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है, पूरी की पूरी पावर जो है वो सेंटर के पास आ जाती है। मतलब जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो भी सब्जेक्ट्स है उस पर जो यूनियन है वो लॉज बना सकती है। जो भी पैसे से रिलेटेड चीज़ें होगी उस पर जो सेंटर है स्टेट के लिए अपनी राय, अपने लॉज बनाएगी। बराबर है, इससे जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है ये हमारे संविधान जो है जो बेसिक है फेडरल स्ट्रक्चर का उसे डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो डिक्टेटर बन जाएंगे। बराबर है, क्योंकि जितनी भी पावर है, जितने भी डायरेक्शंस है वो प्रेसिडेंट देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज में बात कर रहा हूँ, वैसे तो सेंटर यूनियन बनेंगे। इसलिए यहाँ पर मोदी जी बोल भी रहे मित्रों हम जिंदा हैं। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो डिक्टेटर बन जाएंगे, क्योंकि जितनी पावर है फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ होगी तो जितने भी अलाउंसेस है, सैलरीज है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे किसकी कम होगी, कितनी कम होगी। उसका जो मनी बिल, फाइनेंस बिल है स्टेट लेजिस्लेचर के, वो भी यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो रिजर्व करेंगे। उसका प्रेसिडेंट रूल लगता है तो पूरी जो ऑर्डिनेंस है वो प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं स्टेट लिस्ट पर भी। और वो जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो ख़त्म होने के बाद भी जो प्रेसिडेंट ने वहाँ पर लॉज लाए हैं वो अप्लीकेबल रहेंगे ही। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो डिक्टेटर बन जाएंगे, ऐसा क्रिटिसिज्म का क्रिटिक्स का बोलना है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट विल बी नलीफाइड, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है स्टेट की वो नलीफाई हो जाएगी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो यहाँ पर जो स्टेट है वो अपने हिसाब से कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। बराबर है, अपने हिसाब से पैसे की व्यवहार कर ही नहीं पाएगा, उस पर कंट्रोल किसका रहेगा, तो सेंटर का रहेगा। इस वजह से जो भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है स्टेट की वो नलीफाई हो जाएगी। तो इस तरीके की क्रिटिसिज्म यहाँ पर हुए हैं इमरजेंसी के। और फंडामेंटल राइट जो है, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं वो सारे यहाँ पर मीनिंगलेस हो जाएंगे। और डेमोक्रेटिक फाउंडेशन जो है वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डेमोक्रेटिक फाउंडेशन क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें चलेगी वो यूनियन के हिसाब से चलेगी। मतलब यूनियन जो है वो एक डिक्टेटर टाइप काम करेगा और यहाँ पर यूनियन जो कुछ भी बोलेगा उस हिसाब से यहाँ पर काम करना पड़ेगा। उस वजह से क्या है कि डेमोक्रेटिक फाउंडेशन जो है हमारा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फंडामेंटल राइट जो है वो भी यहाँ पर मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्रिटिसिज्म हुआ है इमरजेंसी प्रोविजंस का। तो यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी भी समाप्त होता है और हमारा जो इमरजेंसी प्रोविज़न है 16 चैप्टर है पूरी तरीके से ख़त्म होता है और हमारा सेकंड सेक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से मैं जो थर्ड सेक्शन है प्रेसिडेंट वहाँ से कवर करूँगा। तो मीनवाइल जब तक मैं प्रेसिडेंट का लाता हूँ तो उसमें मैं सारा ही कवर करूँगा, लेकिन फिर भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें जो प्रेसिडेंट की प्रोसेस है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की प्रोसेस, जो कि सीधा क्वेश्चन मेंस में आया था 2017 का जो मेंस है उसमें सीधा क्वेश्चन आया था कि इलेक्शन प्रोसेस ऑफ अ प्रेसिडेंट आप समझाइए। तो वो जो पूरी प्रोसेस है वो मैंने एकदम ल्यूसिड वे में मैंने उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो जाकर। प्लेलिस्ट पर, पॉलिटी के प्लेलिस्ट पर अवेलेबल नहीं है लेकिन आप सर्च कर सकते हो उसे, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ अ प्रेसिडेंट बाय मयूर मोगरे, तो उसमें आपको दिख जाएगा। वो मैंने एकदम ल्यूसिड वे में आपको समझाया हुआ है, तो मीन वाइल तक आप वो देख सकते हो। मैं फिर से जो वीडियो मैंने कवर किया है वो फिर से और रिफाइन करके और अच्छी तरीके से आपको जो अगला मैं प्रेसिडेंट का वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतने कम समय में इतनी बड़ी फैमिली बन चुकी है ऑलरेडी। तो शायद क्वालिटी एजुकेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसी का नतीजा है कि इतने कम समय में इतने जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो फैमिली मेम्बर है और ज़्यादा बढ़े, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हम सबको मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे वीडियोज़ आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा ताकि हम सबको फ़ायदा होगा और जो आने वाली
एग्ज़ाम है उसमें हम सब अच्छे से कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।